गुप्ता जी का एक बार हम आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वह हमारे बीच में है। मैं उनको यहां आमंत्रित भी करता हूं अपना उद्बोधन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। और ये उन्हीं के भारत की पहचान धर्मपाल जी की दृष्टि में उनके जो लेख हैं उनको भी ये मेरे लिए बहुत प्यार से लेकर के आए हैं। और महात्मा गांधी का एक पुनरावलोकन, मैंने कहा ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं और वो सब कुछ होने से पहले मैंने कहा ना एक दैवी शक्ति से अनुप्राणित हैं और जो है दायरों से परे। मैं एक बार इनके इस उपहार के लिए भी एक ज्ञान उपहार लेकर के आए हमारे लिए। एक बार पुनः इनका पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं और श्री पवन गुप्ता जी को मैं आज के इस उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, स्वामी जी जो यहां मंच पे विराजमान है, राकेश जी आ जाए, आ रही है अब? मैं स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूं। मैं दरअसल ऐसा कोई वक्ता नहीं हूं जो इतने बड़े समूह को संबोधन करे और मुझे ज्यादा सहज ये लगता है कि मैं अपनी बात करूं, मेरे अनुभव आपके साथ बांटूं। कुछ करीब 23 साल पहले मैं टेरी गढ़वाल के गांव में मैंने काम करना शुरू किया। लोगों के कहने पर ऐसे गांव थे जहां स्कूल नहीं थे और वहां के लोग चाहते थे, वो ये मानते थे कि मैं ये पैंट कमीज पहनने वाला आदमी, एक छोटी गाड़ी भी थी, तो ऐसे आदमी को देख करके मानते हैं कि ये पढ़ा लिखा होगा। तो ये मानते हुए उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक स्कूल चला लीजिए हमारे गांव में, यहां स्कूल नहीं है, बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हम भी ये मानते थे कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ABC का 1 2 3 से ज्यादा क्या होता है, स्कूली किताबें। तो हमने कहा ठीक है तो कर ही देंगे। तो हम लोगों ने शुरू किया। करीब साल भर में जब वहां की बूढ़ी महिलाओं से हमारी मित्रता हुई, शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, मन की बात होने में टाइम लगता है, सहजता आने में समय लगता है। तो गांव का आदमी हमको मूर्ख समझता था और हम उनको समझते थे कि अनपढ़ हैं। तो दोनों औपचारिकता में बातें करते थे, ऊपर ऊपर की। साल 1.5 साल में जब मित्रता हुई सचमुच में, तब उन्होंने हमको कहना शुरू किया, बड़ी महिलाओं ने, बूढ़ी महिलाओं ने, कि तुम हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, ये पढ़ा लिखा कर तुम हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, तुम गांव में काम करने आए हो और गांव वाला पढ़ करके शहर के लिए फिट होता है और शहर वाला पढ़ करके विदेश के लिए फिट होता है, और तुम बोलते हो कि तुम गांव के लिए काम कर रहे हो, गांव को तो तुम उजाड़ रहे हो। ये पढ़ा लिखा न घर का रहता है न घाट का रहता है। तुम पता नहीं स्कूल में क्या करते हो, ये लड़का दिन भर जो अपने को पढ़ा लिखा समझता है वो पैंट में हाथ डाल के घूमता है और हमको सोचता है कि हम पिछड़े हैं जो उसको रोटी खिलाते हैं और खुद कुछ काम नहीं करना चाहता। और ये लड़की जिसको तुम पढ़ाते हो ये नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, अब इससे गोबर में हाथ नहीं डलते। तो भैया ये कैसी पढ़ाई तुम पढ़ा रहे हो, हमको बर्बाद करने आए हो क्या? हमारा माथा ठनका। पहली बार ये सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई भी, जिसको हम पढ़ाई लिखाई कहते थे, ये गड़बड़ चीज है।
और जितना सोचें उसमें उतना उनकी बातों में दम लगे। देखते हैं सामने, लड़के को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूलों में सारे गांव के लोग पढ़ाते हैं, जो पढ़े लिखे 10-12 क्लास पढ़ लिए उनको हम लोग थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं, वही चलाते हैं स्कूल। एक दिन मेरे ही अपने स्कूल की एक लड़की मैं मसूरी रहता हूं, मुझसे मिलने आई। कुछ दूर पर एक ग्रामीण खड़ा था, बूढ़ा बुजुर्ग। मैं ये तो जान गया कि ये इनके साथ आया है, तो मैंने बोला भैया कौन है, जरा बुला लो, इनको भी बैठा लो। नहीं सर, कोई बात नहीं, वो खड़े हैं, कोई बात नहीं। 1-2 बार मैंने कहा, फिर मैं बोला छोड़ो। बाद में मुझे पता चला वो उसके पिताजी थे। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वो ये बोल नहीं पाई मुझे कि ये मेरे पिताजी हैं। शर्म आ रही थी उसको। पिछड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरी तरह के कपड़े पहने हुए हैं। एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। ये बात की बात है, जब हमारा स्कूल ठीक से चलने लगा, बहुत सारे स्कूल हो गए। एक एसडीआई होते हैं सरकार के, अब होते हैं कि नहीं, नाम बदल जाते हैं सरकारों में अधिकारियों के। तो एक एसडीआई मेरे पास आए कि साहब हमारी एक रिश्तेदार है, उसको आप अपने स्कूल में नौकरी दे दीजिए 2-4 महीने के लिए, फिर तो मैं उसकी नौकरी सरकार में लगा दूंगा। तो मैंने कहा आप आइए जरा बात करते हैं आपसे। तो बात होने लगी और मैंने यही सब बातें जो आपसे कर रहा हूं, इसी तरह की बातें मैं करने लगा। तो वो एसडीआई थोड़ी देर बाद जब खुद वो भी सहज हुआ तो मुझे बोलता है, गुप्ता जी आप ठीक बोलते हैं, मेरा लड़का, वो एसडीआई का लड़का जो सरकारी अधिकारी है, स्कूल का निरीक्षक है, मेरा लड़का मसूरी के सबसे उत्तम बढ़िया स्कूल सेंट जॉर्जेस कॉलेज में जाता है। क्योंकि मैं एसडीआई हूं, इसमें एडमिशन मिल गया उसको, नहीं तो मिलता नहीं। पर मैं तो ग्रामीण ही हूं, अभी भी सरकारी नौकरी मिल गई पर हूं तो देहात का ही। मेरा लड़का अंग्रेजी मीडियम में जाता है, 4 साल से जा रहा है, और 4 साल से मैं उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाया हूं। मैंने बोला क्यों? बोला कहीं मेरा इंसल्ट कर दे तो। वो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। ये विडंबना देखिए आप, ये सच बात मैं आपको कह रहा हूं, बहुत गहरी बात इसके अंदर। ये पढ़ाई लिखाई हमारे को क्या बना रही है। जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो बहुत दुख और दर्द हुआ अंदर। मैं भी उसी शिक्षा का हिस्सा हूं, तो कभी ध्यान ही नहीं गया था इन बातों पे। जब देखने लगा तो बड़ी पीड़ा पहुंची कि ये पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्या देती है, देती वेती कुछ नहीं है। वो अब खेती से भी गया, कपड़े बनाने से भी गया, मकान बनाने से भी गया, और उसको गणित भी नहीं आती है, भाषा भी नहीं आती है। आज तो ये हाल है पढ़े लिखे का, अनपढ़ अभी भी ठीक है, पढ़े लिखे का ये हाल है, सिवाय अहंकार के उसे कुछ नहीं आता। हमारा देश खोखला हो रहा है, मैं ये मानता हूं। ये पढ़े लिखे खोखला कर रहे हैं उसे। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, उस पर आऊंगा कि किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई। हमारे गांव की महिला कहती है पढ़ लिख करके आदमी बेईमान बनता है, और ये जितनी बेईमानी की कथा आप सुनते हो उसमें कोई अनपढ़ है क्या? जो जितना ज्यादा दिग्गज वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना बड़ा चोर। देखना ये बात क्यों ऐसा है। तो अब तो भैया मैं फर्क करने लगा हूं। एक साक्षरता अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। जो साक्षर नहीं है, अनपढ़ है, जरूरी नहीं कि वो शिक्षित ना हो, वो शिक्षित हो सकता है। और जो साक्षर है जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो। तो ये भेद बहुत जरूरी है दिमाग में बैठाना। हम आजकल पढ़े लिखे को बोलते हैं कि ये शिक्षित है,
पढ़ना लिखना कोई शिक्षा का मापदंड नहीं है। शिक्षा का मतलब समझदारी, जो लुप्त होती जा रही है। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूं, हमारी तो सभी सारी शिक्षा मेरी तो यहां स्कूल शुरू करने के बाद शुरू हुई। तो जब महिलाओं ने ये शुरू किया बोलना, तो धीरे धीरे अक्ल आने लगी मुझे, और मैंने देखा कि ये पढ़े लिखे लोगों में सहजता गायब हो जाती है। ये सहज ही नहीं रहते। ये स्वामी जी जितना सहज है, ये अभी जैसे बात कर रहे हैं, मेरे से अलग बात करेंगे तो भी ऐसे ही बात करेंगे। ये यहां भी हंस देते हैं, कुछ मजाक कर देते हैं, पास में बैठेंगे तो भी कर देंगे। ये जो सहजता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। हमारा पढ़ा लिखा पूरा समाज असहज हो गया है, अपने से कट गया है। वो अपनी भाषा बोलने में शर्माता है, अपनी बोली बोलने में शर्माता है, अपने कपड़े पहनने में शर्माता है। मेरे को पैंट कमीज से कोई परहेज नहीं है, मैं खुद भी पहनता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहनता कि मुझे धोती या लुंगी पहनने में शर्म आती है। पर हमारे अधिकांश पढ़े लिखे को अपने कपड़े पहनने में शर्म आती है, अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अपने रीति रिवाज का कोई भी काम, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी काम अपने रीति रिवाज का करने में शर्म आने लगी। अपने से कट गए हम लोग पूरी तरह से। जो कुछ अपना है वो ठीक नहीं है। हमको अगर ठीक होना है तो किसी की नकल करना है। किसकी नकल करना है? वही जिन्होंने 200 साल राज किया है ना, या उनके पोते पड़पोते। तो ये अकल हमको उधर ही से आई, क्योंकि जब ये बात देखी तो मेरे गुरु, एक तरह से मैं उनको मानता हूं, धर्मपाल, जिसका अभी स्वामी जी ने थोड़ा जिक्र किया। धर्मपाल जी मेरे यहां मसूरी में आके गर्मी के दिनों में 1-2 महीना रहते थे, और मैं उनसे इस तरह की बात करता था कि क्या करें, ऐसी महिलाएं ये बात बोल रही हैं और बात में दम है, करें क्या? तो उन्होंने कहा, गांधी जी को पढ़ा है क्या? तो हिंदुस्तान का तो हर आदमी मानता है कि हम गांधी जी को जानते हैं, जिससे पूछो सबके पास राय है गांधी जी के बारे में, अपनी भी थी। तो बोले हाँ, पढ़ा है क्या गांधी जी को? तब सोचना पड़ा। मैंने बोला पढ़ा तो ज्यादा नहीं, उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में सुना है, उनको नहीं पढ़ा। ये भी तेरा सोचना पड़ा। शुरू में तो बोला हाँ हाँ पढ़ा है, तो मैंने गांधी जी को बहुत कम पढ़ा था, गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ा था, और उससे एक राय बना ली और ये मान लिया कि हम गांधी जी को जानते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले आप महात्मा गांधी, इस देश को समझना हो, यहां के लोगों को समझना हो, तो गांधी जी को पढ़िए। क्या करें? वांग्मय मंगवाइए। तो साहब मैंने गांधी पूरा वांग्मय 100 खंडों का हिंदी और 100 खंडों का अंग्रेजी, ये दोनों मंगाए। 2,500 हजार रुपए में उस समय मिलते थे, अब तो 10,000 दाम हो गए। भारत सरकार छापती है, एक बड़ा अच्छा काम करती है भारत सरकार, उसमें एक काम है। तो उसमें भी गड़बड़ कर दी है अभी इन लोगों ने, लेकिन वो छोड़िए, वो बाद में आएंगे इस पे। तो वो मंगाया। तो धर्मपाल जी बोलते थे, हाँ पवन जी, वो 6 फरवरी 1916 को जरा भाषण देखिए तो उठा के। तो साहब वो भाषण देखा। फिर कभी बोलते थे 17 मार्च 1918 वाला देखिए। इस तरह से मेरी लिखाई पढ़ाई गांधी जी के बारे में शुरू हुई, शिक्षा। उसके कुछ लेख इसमें मैंने आदरणीय स्वामी जी को पढ़ने दिए। मेरी आंखें खुली। मैं तो गांधी जी को क्या मानता था, जो आप में से भी बहुत लोग मानते होंगे, एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे करो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है महाराज। और वो आदमी तो आग का गोला है। वो जो आग का गोला है महात्मा गांधी, और कैसा गोला, वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे ठीक से, और ठीक से, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक से।
उनके आग का गोला क्यों बोलता हूं, इस पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। गांधी जी यहां हिंदुस्तान कब आए बताइए? दक्षिण अफ्रीका से जब लौट के आए तो कब आए? 1915 में, 9 जनवरी 1915। 1911 में हिंदुस्तान में क्या हुआ था, जिसका जश्न हमारी सरकार मना रही है दिल्ली में अभी, 100 साल दिल्ली का। तो दिल्ली दरबार जब लगा है यहां पे, तो अंग्रेज उस समय यह मानता है कि अब तो हम हिंदुस्तान पे राज करने वाले हैं। पराकाष्ठा पे है उस समय ब्रिटिश साम्राज्य। उसके 4 साल बाद गांधी हिंदुस्तान आते हैं 1915 में, और 1 साल तक वो चुप रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। देश भर में घूम रहे हैं, वैसे उतना चुप नहीं है, पर सार्वजनिक तौर पे नहीं बोले ज्यादा। देश में भ्रमण किया, खूब देखा। पहला सार्वजनिक भाषण हिंदुस्तान में गांधी जी ने दिया 6 फरवरी 1916 को। कब दिया? जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह में मालवीय जी उनको लेके आए कि आप भी मंच पर बैठेंगे और भाषण देंगे। अंग्रेजों का राज्य पराकाष्ठा पे है। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय का उस समारोह का चीफ गेस्ट कौन है? लॉर्ड हार्डिंज, वाइसरॉय इंडिया का बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, राजाओं का राजा, हिंदुस्तान के राजाओं का राजा है, नौकर। ब्रिटिश की महाराज जॉर्ज पंचम का नौकर है, लेकिन यहां तो राजाओं का राजा है। वो आया है चीफ गेस्ट। तो गांधी जी का नंबर आता है जब बोलने के लिए। आप वो भाषण पढ़िए। आप लोग अगर इस देश के बारे में सोचते हैं तो 6 फरवरी 1916 का, और भी चीजें पढ़ने लायक है, लेकिन वो तो जरूर पढ़िए। गांधी जी कहते हैं, पहली बात तो ये, मंच पर आते हैं और बोलते हैं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं हिंदी में बोलूंगा। उसके पहले जितने वक्ता अंग्रेजी में बोले, और मैं ये जानता हूं कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये गांधी जी के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लोग मेरे पहले बोले, इनकी बात आपको हृदय को छुई नहीं है। ये अपनी भाषा में नहीं बोले। तो वहां जितने विद्यार्थी बैठे थे वो तो एकदम पागल हो गए, वहां जरूर बोलिए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं, मैं आज इस सभा में देरी से पहुंचा। उनका स्टाइल देखो आप। मैं आज इस सभा में देरी से पहुंचा, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं समय का बहुत पाबंद हूं, आज मुझे देरी हुई, पर मैं ये वजह बताना चाहता हूं कि देरी क्यों हुई। लॉर्ड हार्डिंज हमारे बीच बैठे हैं, ऐसा बोलते हैं। इनको अपनी जान का खतरा है। तो पूरे बनारस शहर में नाकाबंदी है। मेरी गाड़ी जहां से मैं आ रहा था 10 बार रोकी गई, उसकी तलाशी हुई। इनको अपनी जान का खतरा है। जिस देश में, हमारे देश में शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस राजा को अपनी प्रजा से जान का खतरा हो, उसके लिए तो मौत ही बेहतर है। पर लॉर्ड हार्डिंज तो मर भी नहीं सकते बिना उसकी इजाजत लिए। ऐसा खुली सभा में बोलते हैं। लॉर्ड हार्डिंज के बैठे हुए उनके मुंह पर उस समय यह चर्चा है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान का आदमी आंख से आंख, तो क्या बात है, 2 शब्द भी बोलने में उसकी जबान लड़खड़ाती है। उस माहौल में गांधी ये बात बोल रहा है। आज तो आप बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। उस माहौल में बोलना बड़ी बात है, और उसी ने गांधी को महात्मा बनाया, मैं ऐसा मानता हूं। ये हिम्मत, इस हिम्मत को पकड़ना होगा हमको। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े भारतवर्ष के प्रशंसक रहे हैं रोमा रोला, फ्रांसीसी थे।
गांधी भारतवर्ष के बहुत बड़े प्रशंसक और प्रेमी, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस पर लिखा है, उनकी पूरी जीवनी लिखी है, महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, विवेकानंद के बारे में लिखा है। हिंदुस्तान से जो भी यहां से बड़ा आदमी गया, चाहे वो रविंद्रनाथ ठाकुर हो या कोई भी हो, वो उनके यहां जरूर गया। सबसे बड़े प्रेमी वो महात्मा गांधी के। रोमा रोला का भारत, वो भी किताब पढ़ लेना कभी आप, ये हिंदी में भी आ गई, पूर्वोदय प्रकाशन ने छापी है। रोमा रोला का भारत 2 खंड में, मजा आ जाएगा पढ़ करके, पता चलेगा हिंदुस्तान क्या चीज है और यहां के नेता कैसे रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो अब ये साहब उस किताब में लिखा है कि ये जो मित्र हैं रोमा रोला के, ये बोलते हैं रोमा रोला को, मैं 1908 में भारत में आया और मैंने देखा भारतीयों की ये दशा है कि अंग्रेजों से थरथराते हैं, आंख से आंख नहीं मिला पाते और बात नहीं कर पाते। और फिर मैं 1918 में आया 10 साल बाद, और अब वो बोलता है इस आदमी ने क्या जादू कर दिया, इस आदमी ने क्या जादू कर दिया। अब हिंदुस्तान का आम आदमी अंग्रेजों से आंख मिलाता है और उसको इंसल्ट करने की ताकत उसमें आ गई। और वो इसका पूरा जो काम का पूरा वो देता है महात्मा गांधी को। सही है गलत है ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन वो ऐसा कह रहा है कि ऐसा हो गया। और जब मैं इस बात को पढ़ा और 1916 का लेख पढ़ा BHU वाला, तो मुझे लगा हुआ होगा भाई। और वो ही लेख नहीं, उसके बाद फिर ईसाइयों की मिशनरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं और वहां क्या बोलते हैं आप पढ़िए, आपको मजा आएगा, हिम्मत बनेगी आपकी, आपका सीना चौड़ा होगा कि ये हमारे देश का आदमी रहा है ऐसा। तो मैंने ये जो बात धर्मपाल जी से की, अपनी बड़ी बूढ़ी औरतों की, तो धर्मपाल जी ने कहा गांधी जी को पढ़ लीजिए जरा। तो गांधी जी ये सब उसी दौरान हुआ। एक जगह महात्मा गांधी कहते हैं कि ये शिक्षा ने, जो अंग्रेजों की शिक्षा हमको मिली, उसने एक काम कर दिया, हमारे स्कूल और घर के बीच की दूरी बढ़ा दी। घर में एक बोली, स्कूल में दूसरी बोली, घर में जमीन पे बैठना, स्कूल में टेबल कुर्सी पे बैठना, घर में एक तरह का खाना, स्कूल में दूसरी तरह का खाना, घर में एक तरह के कपड़े, स्कूल में दूसरी तरह के कपड़े। ये जो विच्छेद हो गया घर और स्कूल के बीच में, इससे भारी नुकसान हो गया। इससे हमारे में हीन भावना आ गई, क्योंकि बच्चा जो स्कूल में होता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उसको जरा ऊंचा मानता है और घर इस वजह से नीचा हो गया, गांव नीचा हो गया, भाषा नीची हो गई, पहनावा नीचे हो गया, माता पिता नीचे हो। ये हीन भावना मन में ग्रहण कर गई, एक ग्रंथि बन गई, और जैसे ही हीन भावना आती है आप नकलची बन जाते हो। आप किसकी नकल करोगे? जिसको आपने ऊंचा मान लिया, मान लिया, जाना वाना नहीं, मान लिया। आज अंग्रेजी हमारे देश में ऊपर मान ली गई है। भाई है क्या? जैसे हिंदी है वैसे अंग्रेजी है, जैसे भोजपुरी है वैसे अंग्रेजी है। बातचीत करते हैं ना, मेरी बात आप समझेंगे, आपकी बात मैं समझूंगा। इसीलिए तो भाषा बनी है कि हमारे भावों को, विचारों को, जो मेरे भाव विचार हैं वो आप तक पहुंचे, आपके भाव विचार मेरे तक पहुंचे। इसलिए भाषा बनी है। उसलिए लिखते हैं या बोलते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो बेसिक मुद्दा भाषा का है कि हमारे बात एक दूसरे तक पहुंचे, हमारे अर्थ एक दूसरे तक पहुंचे। अर्थ अलग होता है, शब्द अलग होते हैं। अर्थ भाषातीत है। अर्थ मेरे अंदर है, प्रेम मेरे अंदर है या नफरत मेरे अंदर है, उसको मैं एक शब्द देता हूं भाषा में, चाहे हिंदी में दूं, अंग्रेजी में दूं, बंगला में दूं, तमिल में दूं, तेलुगु में दूं। जो भाव मेरे अंदर है उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो तो अर्थ है। तो इस अर्थ को व्यक्त करता हूं भाषा में,
तो भाषा तो सब बहनें हैं भाई, ऊंची नीची कैसे हो गई? और जब बंगाली और तमिल जब मिलते हैं तो उनको न बंगाली ऊपर लगती है न तमिल ऊपर लगती है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी आ जाती है ये सब नीचे बैठ जाती है, कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने फिर एक खोज की, एक अनुसंधान किया कि जितनी अपनी किताबें हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उनका विश्लेषण किया। कौन कौन सी किताबें? तमिलनाडु बोर्ड से शुरू किया, यूपी बोर्ड को देखा, उत्तराखंड बोर्ड को देखा, ये जो आरएसएस वाले स्कूलों में पढ़ाई जाती है उन स्कूलों की किताबों को भी देखा, फिर जो आईसीएसई जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसको भी देखा, और सीबीएसई की किताबों को भी देखा। और मैं आपको बताऊं, ऊपर ऊपर से फर्क है, अंदर में जो मूल्य है एक जैसे हैं। एक होता है निरपेक्ष आत्मविश्वास और एक होता है सापेक्ष आत्मविश्वास। सापेक्ष आत्मविश्वास कैसा है? जो डगमग करे। आप मेरे से अच्छी अंग्रेजी जानते हैं तो मेरा विश्वास डगमग, आप मेरे से कम अच्छी अंग्रेजी जानते तो मेरा ऊपर आपका नीचे, ये डगमग करता रहे। आपने मेरे से अच्छे कपड़े फैशनेबल पहने तो मेरा विश्वास डगमग, मैं आपसे ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहना हूं तो मेरा ऊपर आपका डगमग। ये हुआ सापेक्ष आत्मविश्वास, तुलना पे आधारित। निरपेक्ष क्या है? मैं सहज हूं, मैं जैसा हूं अपने को देख लिया, ठीक हूं मैं आपसे प्रभावित नहीं होता। तो सापेक्ष आत्मविश्वास प्रभावित होता है, निरपेक्ष आत्मविश्वास सहज रहता है, और अगर होगा तो क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा, प्रेरित होगा। मैं स्वामी जी से प्रेरित हो सकता हूं तो नकल नहीं करूंगा इनकी। प्रेरणा में नकल नहीं भाई, प्रेरणा तो कोई ऐसे गुण की होती है जिसको आप अपने अंदर बैठाओगे और फिर वो फैलेगा आपके हिसाब से। हिम्मत की नकल क्या करोगे? हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना। स्टाइल की नकल कर सकते हो, स्वामी जी जैसे हंसते हो वैसे हंस सकते हो, पर वो जो प्रसन्नता की नकल कैसे करोगे भाई मेरे? वो प्रेरणा है। तो हमारी शिक्षा प्रभावित कर रही है, हमारी शिक्षा प्रेरित नहीं कर रही। ये चीजें हमको धर्मपाल और गांधी से समझ आई, और उसके बाद हमने अपनी शिक्षा को बदलना शुरू किया कि क्या करें। तो हमने स्थानीयता को लाया, क्योंकि एक बात और जो स्वामी जी भी बोल रहे थे और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि आपको अपने विगत से जोड़ाव करना पड़ेगा। विगत से, इतिहास से, अपने पुराने से आप अपने आप को जोड़ नहीं पाओगे तो आप कहीं के नहीं रहने वाले, आप बिन पैंदी के लोटे जैसे हो रहोगे। और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा गंभीर बात है। आजकल आप कहीं भी जाइए, एक शब्द बच्चे बच्चे की जुबान पर है, वो है विकास। जो अपने को पिछड़ा मानते हैं वो बोलते हैं हमारा विकास नहीं हुआ, विकास चाहिए, विकास चाहिए, जहां जाओ विकास। आपको पता है ये शब्द कितना पुराना है? मेरे को पढ़ने लिखने का थोड़ा शौक है, अब पढ़ लिख कर बर्बाद हो गए, अब एक ही काम कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और कुछ। तो मैंने एक बार कहीं पढ़ा कि विकास शब्द, डेवलपमेंट का शब्द पहली मर्तबा 1949, बहुत पुरानी बात नहीं है, आजादी के बाद की बात है, 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति एक हुआ ट्रूमैन करके, हैरी ट्रूमैन ने लिया। इस सेंस में उसने ये पहली बार ये घोषणा की कि हम विकसित राष्ट्र हैं और ये सब अविकसित राष्ट्र हैं। उसके पहले विकास शब्द का इस प्रकार उपयोग ही नहीं हुआ। मुझे अजीब लगा।
तो मैं आज कल और उस समय से जो भी कुछ पढ़ता हूं, पहले देखता हूं 1949 के आगे का कि पीछे का है, और अगर पीछे का तो बड़ी बारीकी से पढ़ता हूं कि कहीं विकास शब्द तो मिले मुझे। नहीं मिलता साहब। कैसे मिलता है? गांधी जी ने यूज किया है विकास, पर कैसे यूज किया? मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास। विकास अपने आप नहीं। इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं, हमें विकास चाहिए। हाँ, हमें विकास चाहिए ऐसा नहीं। अरे कौन सा विकास भैया? मानसिक विकास चाहिए, शारीरिक विकास चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए। इस ऐसे तो यूज हुआ है, ऐसे तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन विकास चाहिए। एक विकास के चिड़िया है। क्या है विकास का मतलब? ये जो अर्थ है ये बहुत पुराना नहीं है, इस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। कितने साल? 60-62 साल पुराना शब्द है। अमेरिका में यूज हुआ और आज हमारे गांव के बच्चे बच्चे की जबान पे आ गया। ये होती है शब्द की ताकत, और शब्द के मार्फत दिमाग को बदल देना। इस बात पे अगर आप गौर करोगे कि ये कितना बड़ा जंजाल है, कैसे हम इसमें फंस गए हैं, ये विकास का अर्थ क्या है मेरे लिए, ये आप ढूंढो जरा इसको। मैं इस बात को यहां विराम देके एक दूसरी बात पे आपकी ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं ना, इसलिए वैसी बातें थोड़ी ज्यादा होती है मेरे से। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूं कि भैया दुनिया में जितनी चीज तुम देखते हो इसको 4 खंडों में तुम बांट सकते हो। जितनी चीज देखते हो, ये लाइट है, ये कैमरा है ना, ये स्वामी जी है, ये पवन है, ये है, ये माइक है, ये सब कुछ है, जो भी कुछ दिखता है, पेड़ है, पौधे, इसको 4 चीजों में बांट सकते हो। ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में है, हमारे परंपरा में ऐसे ही कहा गया है। पहली बात पदार्थ अवस्था है। मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, सोना, चांदी, हीरा, मोती पदार्थ है। इसमें कोई विकास नहीं है, माने इसमें कोई ग्रोथ नहीं है कि आपने एक हीरे को रख दिया, अब 10 साल बाद आओगे तो बड़ा मोटा मिलेगा। नहीं ना, उतना ही रहेगा। या एक के बच्चे हो जाएंगे 2-4, वो भी नहीं होने वाला। पदार्थ वैसे का वैसे ही रहने वाला है। क्या होता है पदार्थ का? एक को हटाओ दूसरा कुछ पैदा हो जाता है। इस टेबल को जला दो, धुआं बन जाएगा, ये पदार्थ से हट के धुआं हो गया। राख बन जाएगी, वो भी पदार्थ। तो पदार्थ को आप बदल सकते हो, उसका रूप। पदार्थ को आप बना नहीं सकते, वो तो प्रकृति ही बनाती है, आप नहीं बना सकते, कितना ही विज्ञान ले आओ। मूल रूप से आप बना नहीं सकते। ऑक्सीजन को हटा के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, लेकिन अपने आप में नई तरह चीज नहीं बना सकते। एक को नष्ट करोगे तो दूसरी बनेगी। ये माइक भी वैसे ही बना है, किसी चीज को नष्ट करके ये बना है। ठीक है, ये विकास मतलब पदार्थ में विकास नहीं है। मोटी बात आपको बताता हूं। दूसरी बात मैं बच्चों को बताता हूं, ये जितना कुछ तुम देख रहे हो, कंप्यूटर है, कैमरा है, ये चिप है जिसकी बहुत गुणगान हो रहे हैं, ये मोबाइल फोन है, ये क्या है भैया? कहां से बना है? थोड़ा सा खोजते खोजते वो इस बात पे पहुंच जाते हैं, सब पदार्थ से बना है। प्लास्टिक क्या चीज से बना? पेट्रोल को नष्ट करके प्लास्टिक बना। और ये फोन क्या चीज है? ये प्लास्टिक और लोहा है, पदार्थ ही है। कंप्यूटर क्या है? पदार्थ ही है। तो जिसको आप विकास विकास बोल रहे हो वो पदार्थावस्था ही है। ये सारा विकास, सड़क हो, मकान हो, जो भी कुछ हो, ये सब विकास सारा का सारा पदार्थावस्था पे आधारित है, जिसमें विकास ही नहीं है भैया। उसके बच्चे नहीं पैदा होते, वो छोटे से बड़ा नहीं होता। एक को मारो दूसरा पैदा होगा, एक को नष्ट करो तो दूसरा पैदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत हल्के में बोल रहा हूं। ये कितना भ्रम फैलता है शब्दों से। विकास,
कैसे होगा विकास? इसको नष्ट करोगे तो दूसरा बनेगा। एक बात ये समझ में आ जाए ठीक से सबको। दूसरी अवस्था कौन सी है पूरे अस्तित्व में? पेड़ पौधे, जिसको हमारे यहां प्राणावस्था कहा गया है। स्वामी जी उसके मास्टर हैं। प्राण ले, सांस लेना, सांस छोड़ना। तो सारे प्राणावस्था, सांस लेती है, सांस छोड़ती है, उसमें विकास है। छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, एक पेड़ के 1000 पेड़ बन जाते हैं। देखिए पते की बात, जहां प्राण है वहां विकास है, और जहां विकास है वहां 1 के 1000 या 1 के 100 और छोटे से बड़ा। हमारा शरीर भी वैसा ही है, उसमें विकास है। तीसरी अवस्था कौन सी? पशु पक्षी। ये पशु पक्षी में भी विकास है, लेकिन एक और बात है, ये जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है पशु पक्षियों के बीच में, ये सारे के सारे वंशानुषंगी हैं। एक हाथी क्या होता है? मांसाहारी है कि नहीं है? नहीं है ना, शाकाहारी है ना। अफ्रीका का हाथी, पक्की बात। हिंदुस्तान का हाथी भी शाकाहारी, अफ्रीका का हाथी भी शाकाहारी। हिंदुस्तान का आदमी बोलेगा ज्यादातर शाकाहारी, अफ्रीका के आदमी, पर हाथी शाकाहारी। शेर मांसाहारी, हिंदुस्तान का भी। वो हिंदू शेर हो चाहे कोई शेर हो ठीक है। तो शेर है, एक शेर को आपने समझ लिया तो सारे शेर को समझ लिया। एक हाथी को समझ लिया तो सारे हाथियों को समझ लिया। एक हिरण को समझ लिया तो सारे हिरणों को समझ लिया। आप उनका खाना क्या है समझ सकते हैं, उनका व्यवहार क्या है समझ सकते हैं, कौन से महीने में वो बच्चा देंगे ये भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साल भर दनादन दे रहे वो आदमी करता है। जानवर का निश्चित है इसी महीने में बच्चा देगा। उसका यह भी निश्चित है कि कितने बच्चे साल उसके जीवन भर में होंगे, लगभग निश्चित है। इसलिए उसको वंशानुषंगी कहा गया है। जैसा वंश उसी का वो अनुसरण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में आजकल पढ़ाते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, और हमारे हिंदी में भी अब पढ़ाने लगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नकल करनी है ना हमको, तो हमारे यहां ये लिखा है कि जानवर वंशानुषंगी है, आदमी वंशानुषंगी नहीं है। वो नहीं पढ़ाएंगे, वो किसी डार्विन ने लिख दिया, वो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, बहुत अपने छोटे बच्चे को भी समझा सकते हैं, बड़े को भी बता सकते हैं। किसी को बहुत कम को पता है ये बात कि जानवर देख सकता है, हाँ ठीक बात है। जब तक जानवर को आप पालतू बना के बिगाड़ नहीं दोगे तब तक वो वंशानुषंगी है। हमने ऐसे कुत्ते देखे हैं कुछ शाकाहारियों के घर में, जो बेचारे शाकाहारी हो गए मार मार करके, है ना। उनका व्यवहार आप बदल सकते हो मार के, या तो वो जो होता है भाई, या तो भय दिखाओ या उनको पुचकारो। दो ही तरह से होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे की जाती है? गलत करे तो मारो, अच्छा करे तो प्रशंसा करो, कुछ लड्डू दे दो। आर्मी में भी ऐसा ही होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं भाई, वो बोलते हैं हमारे यहाँ की शिक्षकों के लिए मैं प्रशिक्षण के लिए भेजता हूं। मैं प्रशिक्षण नहीं करता भाई, प्रशिक्षण जानवरों का होता है या नौकरों का होता है। हम तो समझदार बनाएंगे। समझ में आ रही ना बात मेरी? ठीक है। तो जानवरों का प्रशिक्षण करके आप उनका व्यवहार बदल सकते हो, परंतु अगर आप बीच में हस्तक्षेप ना करो तो वो वंशानुषंगी है। उसके बाद चौथी श्रेणी आई आदमी की, मनुष्य की। अब मनुष्य बड़ा गड़बड़। अफ्रीका का मनुष्य है तो पता नहीं भैया कैसा होगा, अमेरिकन है तो पता नहीं कैसा होगा, हिंदुस्तानी है तो पता नहीं कैसा होगा। तीनों अलग अलग खोपड़ी के। और अगर एक ही परिवार में दो जुड़वा भाई,
एक ने शादी की तो उसने की ही नहीं, कुछ पता नहीं, खाने का पता नहीं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी है। जानवरों में ऐसा नहीं है। आदमी में कुछ है यहां पे कि वो या तो जानकर करता है या मानकर करता है। ये विकल्प हमको दिया हुआ है। तो रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, हमने मान लिया सांप है, तो हम भाग जाएंगे या लाठी लाएंगे मारने के लिए, ठीक है। और सांप है और हमने मान लिया कि नहीं साहब रस्सी है, तो कोई बात नहीं चले जाएंगे। तो हम क्या मानते हैं या जानते हैं या मानते, यही विकल्प है, और कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। मनुष्यों के पास यह विकल्प हमेशा रहता है कि जानकर कर लो या मानकर कर लो, जैसा उसके हिसाब से आपका व्यवहार होगा। जानवरों के पास यह विकल्प नहीं है। एक तरह से कहें तो मैं तो कहता हूं भाई हमसे ज्यादा समझदार है, उनको क्योंकि आप ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती तैरने के लिए, किसी भी चीज किसी की नहीं। और आप देखो प्रकृति का, आप ये देखिए कि ये चारों अवस्थाएं मैंने आपको बताई। अब पेड़ पौधे, पहली अवस्था थी पदार्थ अवस्था, दूसरी अवस्था थी प्राणावस्था, तीसरी अवस्था थी जीव पशु पक्षी जिनको वो, और चौथी अवस्था मनुष्य वाली, ज्ञानावस्था कहा जाता है मनुष्य वाले को, उसको जीवावस्था कहा जाता है। खैर, अगर पदार्थावस्था ना हो तो क्या पेड़ पौधे होंगे? क्या बताओ आप? नहीं होंगे ना। मिट्टी नहीं होगी, हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगी, पेड़ पौधे कैसे होंगे? तो पूरी की पूरी प्राणावस्था पूरी तरह से पदार्थावस्था पे निर्भर है, उसके बिना वो चल नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परंतु उल्टा रिश्ता क्या है? प्राणावस्था पदार्थावस्था को क्या करती है? शोषण करती है या पोषित करती है? पेड़ से पत्ता गिरता है, मिट्टी को पोषित करता है या शोषित करता है? पोषित करता है, शोषण नहीं करता। पेड़ जमीन में लगा हुआ है, जमीन का शोषण नहीं करता, उसको और समृद्ध करता है, हवा को समृद्ध करता है, पानी को समृद्ध करता है, उस पर निर्भर है, परंतु उसका शोषण नहीं कर रहा है, उसको और समृद्ध कर रहा है। हवा पानी मिट्टी पेड़ पे निर्भर नहीं है, पर उससे पोषित होती रहती है। ये निर्भर भी है और पोषित भी करता है। उसके बाद आया जीवावस्था, जानवर पशु पक्षी। अब अगर मिट्टी पानी हवा ना हो तो ये रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे ना हो तो ये जिंदा रहेंगे क्या? एक भी नहीं रहेगा। तो ये दोनों पे निर्भर करते हैं, पदार्थावस्था पे भी निर्भर करते हैं, प्राणावस्था पे भी निर्भर करते हैं। परंतु उल्टा रिश्ता कैसा है? ये उनका शोषण करते हैं या पोषण करते हैं? पोषण करते हैं। इनकी वृष्टि भी जमीन को पोषित करती है। बीट जो होती है चिड़िया की, वो कितने उसमें गुण होते हैं हमको पता ही नहीं। जब यूरोप के लोग दक्षिण अमेरिका में गए पहली बार, और दक्षिण अमेरिका बोलते, मैं तो कभी गया नहीं, कि भाई इतनी नदियां और इतने पेड़ पौधे हैं कि हिंदुस्तान से इस मामले में कम नहीं है वो। तो जब ये लोग गए यूरोपीय लोग वहां पे, तो वहां पे ऐसे ऐसे पेड़ थे जहां पे लाखों पक्षी पेड़ों पे बैठे हुए हैं, एक ही इतने बड़े उसमें। तो अगर लाखों पक्षी बैठेंगे तो जमीन पे क्या होगा? बीट ही बीट, बीट ही बीट। तो उसके पहाड़ हो गए। तो आपको पता है यूरोप के लोग सबसे पहला काम ये किए कि उस बीट के पहाड़ को खोद करके अपने जहाजों में भर के यूरोप ले गए, क्योंकि वहां की मिट्टी बड़ी घटिया मिट्टी। और एक बात आपको मजे की बता दूं, क्योंकि स्वामी जी के साथ बहुत सहजता हो गई अपनी, तो इसलिए ऐसे बात कर पा रहा हूं। तो वो ले गए, बड़ा मजेदार किस्सा है पर सच किस्सा है। जब ले गए तो ये भर भर के ले जाते थे, तो जहाज के नीचे में रखते थे। तो जब जहाज जाते थे तो उसकी नमी और पानी उसमें लगता था बीट में, तो उधर मीथेन गैस बनने लगती थी। और उस समय बिजली का जमाना था नहीं, तो जहाज का कोई नाविक अगर लैंप लेके नीचे गया
तो भक करके आवाज हो जाता था, धमाका, जहाज डूब गया। मीथेन गैस बड़ी भयानक होती है। कई बार तक तो इनको पता ही नहीं चला कि क्या हो क्या रहा है मामला। बाद में पता चला कि भैया वो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो ले जाना तो जरूरी है। तो उन लोगों ने उसको पैक करके उसमें लिखना शुरू किया, स्टोर हाई इन ट्रांजिट। वहां से ये शब्द आज जो अंग्रेजी जानता है लड़का लड़की, वो सबसे ज्यादा सबसे पहला शब्द क्या सीखता है? शिट। शिट माने टट्टी। ये बड़ा फेमस शब्द हो गया आजकल अंग्रेजी जानने वालों के लिए। अंग्रेजी नहीं आती हमारे देश के लोगों को, ये सब बहुत आता है। तो ये शब्द वहां से निकला, स्टोर हाई इन ट्रांजिट, SHIT, वो उसका शॉर्ट हो गया। तो खैर, ये बड़ी काम की चीज होती है ये बीट। ये बीट जो होती है जमीन को समृद्ध करती है, पेड़ पौधे को समृद्ध करती है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इनका रिश्ता आप देखिए, जीव जंतुओं का रिश्ता जमीन से, धरती से, हवा से, पानी से, पेड़ पौधों से शोषण का नहीं, पोषण का है। उसके बाद चौथी अवस्था आई मनुष्य की। मनुष्य इनमें से तीन में एक भी चीज नहीं रहे तो जिंदा नहीं रहेगा। अगर मधुमक्खी दुनिया में से खत्म हो जाए, अगर तितलियां दुनिया से खत्म हो जाए, तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि सारे पेड़ पौधे की जो प्रजनन क्षमता है वो ही खत्म हो जाएगी। उनकी वजह से होता है और हम उन पे निर्भर हैं। तो हम इन सब चीजों पे निर्भर हैं, पर हम इनको दे क्या रहे हैं? इनको पोषित कर रहे हैं कि शोषित कर रहे हैं? शोषित कर रहे हैं, और अपने को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। ये जो शोषण हो रहा है, ये पिछले 300-400 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है। उसके पहले शोषण नहीं हो रहा है। हमारा देश तो पेड़ को भी पूजता था, गाय को भी पूजता था, जानवरों को भी पूजता था, पहाड़ को भी पूजता था, नदी को भी पूजता था। ऐसी संस्कृति थी। पूजने का मतलब है कृतज्ञ है भैया तुम्हारे। आज हम इन सब का शोषण कर रहे हैं। ये इसी को अगर एक नाम दूं, विकास, यही विकास है। इसको आप ठीक से समझिए। जो मैं लंबी बात कर रहा था, आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, तो ये लंबी लड़ाई यही होगी कि ये विकास की परिभाषा को हम कैसे बदलें, सही करें। बदलना नहीं है, उसको सही करना है। विकास के मायने, विकास के मायने सही हो। मेरे एक मित्र हैं, स्वामी जी जानते हैं उनको, मैं उनको गुरुजी, उनको सब लोग गुरुजी बोलते हैं। वो वैसे योग गुरु नहीं है, धर्म गुरु नहीं है, वो दूसरी तरह के गुरु हैं, रविंद्र शर्मा जी। तो एक दिन मुझे फोन किया, मेरे पास हम लोग की बात हो जाती है हफ्ते में 1-2 बार। तो उन्होंने कहा, पवन जी गांव की कोई परिभाषा नहीं है, होनी चाहिए। हम बोले हाँ जरूर होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला, मैं सोच रहा था गांव की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए, गांव वो है जहां सबके भोजन की सुरक्षा है और सबके सम्मान की व्यवस्था है। ऐसी जो जगह है वो गांव। सबके भोजन की सुरक्षा है, सबके सम्मान की व्यवस्था है। कोई भी काम धंधा करने वाला आदमी हो, उसको सम्मान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और वो जब बताते हैं तो लगता है शायद हिंदुस्तान ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा। ये जो 200 साल का इतिहास है ना हिंदुस्तान का, जिसको जमींदारी इतिहास कहिए आप, अगर इस इतिहास को कोई अलग कर दे, ठीक से हमको समझा पाए कि उसके पहले की व्यवस्थाएं हिंदुस्तान की कैसी है और जमींदारी प्रथा आने के बाद की व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो गया, इसको ठीक से समझ में आए, तो हमको अपने अतीत से शर्म नहीं आएगी, गौरव आएगा। और मैं 2000 साल वाले पुराने अतीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गौतम बुद्ध और महावीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ऋषि मुनियों की बात नहीं, उन पे मेरे को गौरव है, जरूर है। लेकिन मैं बोलता हूं 300-400 साल पुराना हिंदुस्तान भी गौरवमय है। 200 साल में सड़ांध आई है इस देश में।
200 साल में हम बदल गए हैं, 200 साल में हमारी स्मृति विस्मृत हो गई है, हमको याद नहीं रहा कि हम कैसे लोग थे। तो हमको वैसा गांव फिर से, स्वामी जी पूछ रहे थे कैसा विकास चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ऐसा विकास हो जो हिंदुस्तान का रहा है, कुछ नई बात नहीं है। हर एक को खाने की सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा, हर आदमी को पीने के लिए स्वच्छ पानी और हर आदमी को सम्मान, इसकी व्यवस्था हो जाए, भारत खड़ा हो जाएगा। या भारत खड़ा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसका हमको सपना लेना चाहिए। इसमें बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ हमको बदलना पड़ेगा, हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा, मेरे जैसे आदमी को बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हम कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, 2-4 लोग होंगे, उससे घबराना नहीं। मैं भी मोबाइल फोन यूज करता हूं, लेकिन मेरे एक और गुरु, मेरे कई गुरु हैं। एक बौद्ध परंपरा के सैमडोंग रिम्पोचे हैं, मैं कभी स्वामी जी को उनसे मिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री थे तिब्बती सरकार के, हाल में वो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। मिले हैं मुझसे, वहां मिले धर्मशाला में। हाँ, तो कभी आपकी चर्चा होनी चाहिए उनसे, अच्छी। बहुत विद्वान, वेदों के प्रति भी उनका। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये सब को यूज करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सोच के यूज करो कि कोई दिन छोड़ना भी पड़ेगा, छोड़ देंगे। ये इसको बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ, इससे ग्लानि मत लाओ कि हम तो इसको यूज कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कुछ और। जब छोड़ना होगा छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो हम फंसे हैं, ये व्यवस्था हमको फंसा रही है हर चीज में। हमको ऐसा बना दिया है जिसमें चलता नहीं काम। हमारे को ऐसा बना दिया कि मैं शुद्ध खाना खाना चाहूं तो स्वामी जी जब दुकान खोलेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं मिलता मुझे शुद्ध खाना। मैं तो चाहता हूं भैया मुझे बिना फर्टिलाइजर और बिना पेस्टिसाइड का आटा मिल जाए, कहां से लाऊं? गांव मैं तो ले आता हूं, मैं गांव में जाकर ले आता हूं, लेकिन सब कहां से लाए? शहर में रहने वाला कहां से लाए? मुझे शुद्ध दूध ये चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, कहां से लाऊं? तो चाह करके भी व्यवस्था ऐसी हो गई कि हम चाह करके भी अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, स्वच्छ जीवन नहीं जी सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जस्टिफाई करने लगे, छोड़ेंगे, जब जरूरत होगी हम छोड़ देंगे, लेकिन हम इसका विरोध भी करेंगे। इसमें दोगलापन नहीं है मेरे भाई, आपको पहचानना होगा। दोगलापन अलग है, मजबूरी अलग है। ये बेईमानी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो बोलते हैं कि आप में से बैठे हुए भी तो लोग घूस देते होंगे, ऐसा कहा जाता है। मैं बोलता हूं 2 प्रकार का भ्रष्टाचार है। एक भ्रष्टाचार वो है जो मैं शोषण करके कमाता हूं, लाखों करोड़ों अरबों, और अब तो पता नहीं कितनी गिनतियां गिना रहे थे, अभी ये स्वामी जी गिना रहे थे, वो गिनती भी नहीं आती, वो मैं शोषण करके करता हूं। दूसरा भ्रष्टाचार, भैया बिजली दे दो, भैया पानी दे दो, लो 200 रुपए ले लो। ये दोनों भ्रष्टाचार एक जैसे नहीं है। एक मजबूरी में कर रहा है, एक मजबूरी में कर रहा है, उसको क्या करे, वो पहले से ही पिसा हुआ है। पॉकेट में 10,000 रुपए है तो भी पिसा हुआ है, 10 लाख है तो भी पिसा हुआ है, 200 है तो भी पिसा हुआ है। ये दोनों भ्रष्टाचार में भेद करिए। मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, आप मेरी बात को गलत मत ले लेना, मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, पर यह मजबूरी का भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार में भेद है। यह सही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उसी तरह से हमको बारीक बारीक भेद करके इस देश को धीरे धीरे खड़ा करना है, दृष्टि ठीक रखनी है। कुछ गलतियां भी होंगी, होने दो, कुछ जानबूझ के गलतियां होंगी, कुछ बिना अनजाने में गलतियां होंगी, रहने दो। दृष्टि ठीक रहे, हमारी दृष्टि ठीक रहे और हमारी विफलताओं से हम परेशान ना हो। विफलताएं भी आएंगी। मैं 23 साल में बहुत बार विफल हुआ हूं मेरे भाई। ये शिक्षा का काम करते करते मैंने सैकड़ों प्रयोग किए हैं, उसमें से 20-25% प्रयोग सफल हुए हैं, बाकी विफल हुए हैं। धोखा भी हुआ, गड़बड़ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि दृष्टि मुझे लगता है मेरी साफ है, उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। आस्था जीवन का आधार।